यानी 7 सेट के कुछ ऐसे गद्यांश करेंगे जो बार बार पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है, जो बार बार पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में, तो उन गद्यांशों को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, सो एक बार बताइएगा, मेरी आवाज वगैरह सब कुछ अच्छे से क्लियर है ना बच्चों, आ रही है आप सभी तक? सो स्टार्ट किया जाए बच्चों, बताएंगे आप सभी। तो पहला ये गद्यांश है बच्चों जो बार बार पूछा गया है, और आप इतना प्रयास करेंगे कि देख करके ये बताएंगे कि मैम ये गद्यांश कौन से चैप्टर से है, ठीक है, कौन से चैप्टर से है और इसके लेखक कौन है, ये बताना है आपको। फटाफट से बताएंगे बच्चों, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, ठीक है, आप सभी बताएंगे। देखिएगा, निम्नलिखित गद्यांश के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पेपर में ये जब गद्यांश आएगा आपके तो 6 नंबर का आएगा बच्चों। कितने नंबर का आएगा? 6 नंबर का आएगा बच्चों, ठीक है, पूरे 6 नंबर का आता है गद्यांश भाई। तो बहुत ही अच्छे से सुनिएगा कि अश्वारोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा मैं नहीं जानती कि वो शहंशाह कौन था। बस जैसे ऐसे देखेंगे तुरंत पहचान जाएंगे मैम कौन सा चैप्टर है। पता है आपको, वहां मैम नहीं रहेंगी, वहां खुद से अपने आपको करना है। ममता चैप्टर से लिया गया है, और इसके लेखक कौन है भैया बताएंगे फटाफट से? जयशंकर प्रसाद। और बच्चों कुछ दिन की और मेहनत बची है, अगर हम लोग ने बिना किसी लापरवाही के सारी चीजें आराम से फॉलो कर ली तो यकीन मानिए बच्चों कि आपका पेपर बहुत बेहतरीन जाएगा। ओके, तुरंत पहचान लिया ना कि मैम ममता कहानी है और इसके लेखक कौन है ना? इसके लेखक कौन है बच्चों? जयशंकर प्रसाद जी हैं। पहचान गए ना? तुरंत देख करके ही पहचान गए, क्या बात है बच्चों, वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलते हैं भाई, देख लेते हैं कि जब हम लोगों ने इस तरीके से देखा। और मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों, मैं आपको एक तरीका बताती हूँ, शुरुआत में ही बताती हूँ कि जब आपके पेपर में देखिए 20 जो बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं वो आप आराम से कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो खंड बा में पहला प्रश्न होता है वो हमारा गद्यांश से होता है, ठीक है, बहुत अच्छे से सुनिएगा, इतने आराम से सुनिएगा कि ये मानिएगा कि भाई 6 नंबर ये हमें पूरे पक्के करने हैं पेपर में। आज हम लोग ये पूरे 6 नंबर पक्के करेंगे। तो ऐसे आपको करना है कि अगर कोई भी गद्यांश आता है उसमें, जैसे हम लोगों ने जैसे ही देखा कि हाँ एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे बह रहा था, तो भाई झोपड़ी की बात हो रही है, इसका मतलब ये ममता हमारी कहानी का ही है। तुरंत आपने पहचान लिया, और सारे चैप्टर के लेखक के नाम आपको याद होने चाहिए, बस इतना करके जाइएगा पहले, ठीक है। तो जैसे ही आपको पता चला अच्छा ये ममता कहानी का है, तुरंत इसके लेखक याद आ जाने चाहिए कि जयशंकर प्रसाद। और आसान है बहुत याद करना, बस सुनिएगा एक बार ध्यान से, हम बोल करके ही आपको याद करा देंगे कि भाई 7 चैप्टर है आपके पूरे। पहला चैप्टर है मित्रता, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है। दूसरा है आपका ममता, जो कि जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। ये जब तैयार रहेंगे तो मान के चलिए संदर्भ आप सही कर पाएंगे, और 2 नंबर आपको सिर्फ संदर्भ के मिलते हैं, ठीक है। तो दूसरा चैप्टर आपका ये ममता, जो कि जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। और तीसरा चैप्टर क्या है? क्या लिखूं, जो कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद जो आपका चौथा चैप्टर है बच्चों, भारतीय संस्कृति, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। फिर आपका है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर है इसके। और फिर 6 नंबर चैप्टर है अजंता, भगवत शरण उपाध्याय। और उसके बाद जो 7 नंबर चैप्टर है आपका पानी में चंदा चांद पर आदमी, इसके कौन है भैया बताएंगे जरा एक बार? लेखक कौन है? जयप्रकाश भारती। तो ऐसे आपको पेपर में जाने से पहले सबके नाम याद होने चाहिए, ठीक है, सबके नाम याद होने चाहिए। तो अब हम लोग देखते हैं कि मैम हम लोगों ने पहचान लिया कि ममता कहानी का है और लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। संदर्भ कैसे लिखेंगे? देखिएगा, संदर्भ कैसे लिखेंगे, लिखने का सही तरीका देखिएगा। काले और नीले पेन का प्रयोग करेंगे। नीले पेन से लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित ममता नामक पाठ से लिया गया है। तो गद्य खंड को काले पेन से लिखेंगे, ममता को काले पेन से लिखेंगे, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज करके, ओके, नामक पाठ से लिया गया है। और इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है। इतना कर लेंगे ना आप, पेपर में बहुत आराम से कर लेंगे। और हाँ देखिए बच्चों, लिखने का सही तरीका भी यही होता है, ऐसे लिखेंगे तो नंबर नहीं कटेगा आपका। काले नीले पेन का प्रयोग करेंगे, ये बताना हमारा हर एक बच्चे को कर्तव्य है कि हर एक बच्चे को बताना है भाई हमें। तो भाई हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड, और गद्य खंड को तो आपको हाईलाइट करके काले पेन से सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। चैप्टर का नाम लिखेंगे एंड उसके बाद जयशंकर प्रसाद जी। इतना कर लेंगे ना? इतना कर लेंगे। व्याख्या देख लिया जाए बच्चों, बताएंगे एक बार, फटाफट से बताएंगे, ठीक है। जो बच्चे ऑफलाइन, हाँ बहुत, हर एक चीज करेंगे बच्चों। अभी शाम को पद्यांश करेंगे और पद्यांश में बहुत ही मजा आएगा, ठीक है, आप सुनिएगा। और हाँ ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है, पूरा चांस बनता है कि आपके 2025 में आ सकता है बच्चों, ठीक है, 2025 में ही आ सकता है। तो देख के पहचान जाइएगा, अश्वारोही पास आया, ठीक है। तो व्याख्या कैसे करेंगे बच्चों? तो प्रसाद जी कहते हैं कि मरणासन पड़ी ममता, मरणासन मतलब मरने की अवस्था में, वो बिल्कुल उस अपने जीवन के एकदम अंतिम चरण में आ चुकी थी। कौन बच्चों? ममता। ममता कौन थी? एक बाल विधवा थी, और जो रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि थे उनकी इकलौती पुत्री थी। कौन बच्चों? ममता, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे से अगर ये आ जाए कि ममता कौन थी,
है ना। उनके पिता का नाम क्या था, तो बस ऐसे लिख सकते हैं आप। तो सुनेंगे, प्रसाद जी कहते हैं कि मरणासन पड़ी ममता ने अश्वारोही सैनिक को अपने पास बुलाया और कहा कि किसी समय इसी झोपड़ी में रात बिताने वाले व्यक्ति ने सैनिक को यहाँ घर बनवाने के लिए कहा था। तो जब यहाँ पर क्या है कि जब मुगल सैनिक के द्वारा जब वहां पर एक दिन का विश्राम कर लिया जाता है, तो ममता ने कहा कि मैंने अपने कानों से सुना था उसने इस झोपड़ी को हटवा करके बल्कि महल बनवाने के लिए कहा था। ठीक है, मैं इस झोपड़ी को खोने के भय से पूरी जिंदगी डरती रही। मैं पूरी जिंदगी डरती रही कि भाई कहीं ये मतलब मेरी झोपड़ी यहाँ से चली ना जाए, क्योंकि भाई ममता की यादें जुड़ी हुई थी उससे। सुन भी लेंगे ना तो अपने शब्दों में व्याख्या कर लेंगे बच्चों। और हम चाहते हैं कि जितने हमारे बच्चे हैं सुन करके भी अगर वो व्याख्या कर लेते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, समझ रहे हैं। तो सुन करके व्याख्या करिए, इनको रट के पेपर में नहीं जाइएगा। सुनेंगे, तो मैं इस झोपड़ी को खोने के भय से पूरी जिंदगी डरती रही, क्योंकि इस झोपड़ी के साथ उसके जीवन की बहुत सी यादें जुड़ी हुई थी, और मैं जब तक जिंदा रही तब तक ईश्वर ने इसे बचाए रखने में मेरी प्रार्थना सुन ली। और ममता कहती है जब वो एकदम मरणासन अवस्था में होती है, तो अगर पेपर में इस तरीके से आ जाए अश्वारोही वाला ये आपका गद्यांश, तो बस इतना लिखना है आपको कि ममता मरणासन अवस्था में कहती है कि मैं पूरा जीवन इस झोपड़ी को खोने से डरती रही। मुझे लगता था कि भाई मैं जब तक जीवित हूं तब तक ये झोपड़ी नहीं हटनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उस झोपड़ी से ममता की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी। देखिए, एक पॉइंट मिल गया हमें तो कितना सारा हम लोगों ने बोल के बता दिया। बस यही आपको पेपर में करना है बच्चों। व्याख्या तो आप बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। ये सोचेंगे कि भाई अगर हमें संदर्भ लिखने का सही तरीका पता है, जैसे कि मैम ने ये बताया है, वैसे अगर हम संदर्भ कर लेंगे और इसी तरीके से फिर अपने शब्दों में व्याख्या करेंगे, तो यकीन मानिए बच्चों इसका 2 नंबर आपको कहीं नहीं जाता, आपका बड़े आराम से मिल जाएगा आपको। तो थोड़ा चालाक चतुर होशियार बनिए कि पेपर में नंबर कैसे गेन करेंगे हम, है ना। तो अपने शब्दों में व्याख्या कर लेंगे। अब क्या बोला आपने कि अब मैं यह दुनिया छोड़कर जा रही हूं। कौन कहता है? ममता कहती है। ठीक है, ममता कहती है कि अब मैं ये दुनिया छोड़कर जा रही हूं, अब तुम चाहे मकान बनवाओ या महल। ठीक है, मैं तो मृत्यु की गोद में चिर विश्राम करने जा रही हूं, कि मतलब मैं अनंत काल के लिए मैं तो जा रही हूं वहां पर विश्राम करने के लिए। ठीक है, जहां मुझे अनंत काल तक विश्राम मिलेगा। तो चिर विश्राम का अर्थ होता है बच्चों कि भाई मृत्यु की गोद में सोना, विश्राम करना। तो कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है कि चिर विश्राम का अर्थ क्या है, तो समझ गए। तो बताइए, अगर सुन के भी क्या इस तरीके से कर सकते हैं, व्याख्या कर लेंगे ना बच्चों? एक बार बताएंगे, वेरी गुड। मैम क्या व्याख्या बना करके लिख सकता हूँ? बिल्कुल, लेकिन हाँ बस इतना आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये हमारे इस चैप्टर का है और इस चैप्टर में बताया क्या गया है। देखिए, पहले बच्चों सारे महत्वपूर्ण पद्यांश, ठीक है, कोई कमी नहीं छूटेगी बच्चों, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कोई कमी नहीं छूटेगी। हम लोग धीरे धीरे करके एक एक चीज को कवर कर लेंगे। ठीक है, आप सुनेंगे आप बहुत ही ध्यान से कि यहाँ पर ना हम लोग इतनी ये क्लास पढ़ना चाहता है ना, इनको तैयार करना चाहते हैं आप, तो बस सुनने पर ध्यान दीजिएगा बच्चों। ठीक है, आवाज मेरी स्पष्ट आएगी, थोड़ा सा बिल्कुल खराब है, लेकिन फिर भी आपको कमी नहीं लगेगी कोई। ठीक है, कमी कोई नहीं लगेगी बच्चों, क्योंकि बहुत अच्छे से जितनी कोशिश होगी एक्सप्लेन करेंगे, ताकि हमारा टारगेट ये है कि हमारे जितने बच्चे हैं वो सुन के केवल इनकी व्याख्या तैयार कर लें। ठीक है, इसी हम लोग उत्साह के साथ में पूरी क्लास स्टार्ट करेंगे कि केवल आप लोग सुन करके बच्चों, केवल सुन करके इसकी व्याख्या तैयार कर ले। तो भाई एक बार अपनी मेहनत के लिए और हमारी मेहनत के लिए फायर इमोजी हो जाए, एक बार बच्चों फायर इमोजी हो जाए, ताकि उत्साह डबल हो जाए और पूरे उत्साह के साथ में हम लोग ये क्लास करें। ठीक है, पूरे उत्साह के साथ में हम लोग ये क्लास करें बच्चों। एक बार फायर इमोजी हो जानी चाहिए कि यस मैम हम लोग पूरे उत्साह के साथ में तैयार है, पूरे उत्साह के साथ में। ठीक है, और इस तरीके से करेंगे कि कल का भी पूरा दिन बड़ा महत्वपूर्ण है हम लोग के लिए, कल भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए ऐसे ही आपके पेपर में आएगा कि निम्नलिखित पद्यांश के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कितने नंबर का होगा भाई? 6 नंबर का। ये पद्यांश आपके पेपर में 6 नंबर का आएगा। और क्या है बच्चों कि देखिए, इनमें कोई भी लाइन आपकी रेखांकित आ सकती है, चाहे ऊपर की 2 हो जाए चाहे नीचे की 2 रेखांकित हो जाए, लेकिन मैम कोई भी रेखांकित आए, लेकिन हम पूरे पद्यांश की व्याख्या समझ लेंगे, ताकि कोई भी रेखांकित अंश आए हम सुन करके तैयार कर लेंगे खाली। ठीक है, सुन करके तैयार कर लेंगे। तो देखिएगा, रानी में जानी अजानी महा पबि पाहन होते कठोर यो है। तो बड़े ध्यान से सुनना कि पूरे पद्यांश में क्या बताया गया है। ठीक है, पूरे पद्यांश में बताया क्या गया है, बस इसको सुनेंगे हम लोग ध्यान से। ठीक है, तो ये पहली बात तो कौन सा शीर्षक है बच्चों? वन पथ पर शीर्षक से लिया गया है। और इसके कवि कौन है बच्चों? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास जी, आप पहचान गए ना बच्चों? ठीक है, पेपर में पहचान लेंगे तो संदर्भ आप सही करेंगे, 2 नंबर आपके इसके पक्के हो जाएंगे। इसके पहले हम लोग कर रहे थे गद्यांश की क्लास, अब हो रही है पद्यांश की क्लास। तो प्रस्तुत पद्यांश में जब श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण और सीता जी, ठीक है, वन जा रहे होते हैं, तो जब वो मार्ग से होकर के गुजरते, बस सुनिएगा ध्यान से, पढ़ना ना पड़े, क्योंकि अब वक्त नहीं बचा है भाई, अब वक्त नहीं बचा है ज्यादा बच्चों। वेरी गुड। अब बच्चे कह रहे हैं मैम अब आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सुन के ही समझ में आ गया है। ठीक है, सुन के ही समझ में आ गया है।
हाँ, कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है ना, सुनेंगे। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के हिंदी काव्य खंड में संकलित कवितावली ग्रंथ के वन पथ पर शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है भैया? गोस्वामी तुलसीदास जी। ऐसे लिखने का बिल्कुल सही तरीका होता है। और जो बच्चे अभी इसके जस्ट पहले वाली क्लास में थे ना, जब हम लोग गद्यांश कर रहे थे, अभी बहुत सारे इसमें ऐसे बच्चे होंगे, है ना, जो भाई अभी इसके पहले मेरी गद्यांश की क्लास देख करके आए हैं साथ में, जो 5 बजे से स्टार्ट हुई थी। तो भाई उसमें मैंने बताया था कि ऐसे शुरुआत करना, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के हिंदी काव्य खंड में संकलित कवितावली ग्रंथ के वन पथ पर शीर्षक से लिया गया है और इसके रचयिता कवि गोस्वामी तुलसीदास जी है। कोई एक बच्चा प्रश्न कर रहा था मैम रचयिता लिख सकते हैं, तो ऐसे लिखेंगे, रचयिता कवि गोस्वामी तुलसीदास जी है, ऐसे लिखना, ठीक है। और हाँ, क्या गलती नहीं करेंगे पेपर में, यहाँ लेखक नहीं लिखेंगे, ठीक है। लेखक लिख देंगे तो नंबर कट जाएगा। यहाँ पर पद्यांश लिखेंगे, क्योंकि हम लोग पद्यांश कर रहे हैं बच्चों अब, और ये भी 6 नंबर का आता है। कोई 2 आएंगे आपके पेपर में, जो आपको आसान लगे, जो लगे कि भाई ये आसान है, आप कर लेंगे, वही करना, ठीक है, वही करना बच्चों। व्याख्या में क्या है कि श्री राम, सीता और लक्ष्मण, जो मैंने अभी 2 बार रिपीट किया ना, तो उसको सुन लीजिए कि लिखेंगे कैसे, कहीं मैम उससे अलग तो नहीं है, देखते हैं। तो लक्ष्मण वन में जा रहे हैं, उन्हें देखकर गांव की स्त्रियां आपस में बात कर रही हैं। एक स्त्री दूसरी स्त्री से कहती है कि, क्या कहती है भैया, देखेंगे कि मुझे तो ज्ञात हो गया है कि रानी कैकई बड़ी अज्ञानी है। अज्ञानी है मतलब उनको ये समझ नहीं है कि क्या सही करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो वह पत्थर से भी कठोर हृदय वाली नारी है, क्योंकि उन्हें इन तीनों को वनवास देते समय थोड़ी भी दया नहीं आई, ऐसे समझना। वे राजा दशरथ को भी बुद्धिहीन समझकर कहती है कि राजहु काज अकाज ना जाने हो, कि राजा दशरथ ने भी उचित और अनुचित को नहीं समझा, है ना, कि पत्नी के कहने पर उनको वनवास दे दिया है, ऐसे करके। और ये तीनों इतने मनोहर व सुंदर हैं कि इनसे बिछड़कर कैसे इनके प्रियतम लोग जीवित रहेंगे। हे सखी, ये तीनों तो आंखों में बसाने के योग्य हैं, अर्थात इनको अपने से दूर नहीं किया जा सकता। इन्हें वनवास क्यों दे दिया गया है, बस ऐसे बताएंगे, ठीक है। और तीसरा प्रश्न क्या बनता है कि पद्यांश में ऐसी मनोहर मूर्त ये किसके लिए प्रयुक्त है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो सुनेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में ऐसी मनोहर मूर्त ये श्री राम, सीता और लक्ष्मण के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। क्यों? क्योंकि देखिए प्रस्तुत पद्यांश में ऐसी मनोहर मूर्त ये, हाँ देखिए यहाँ पर अक्षर जो है रिपीट हो रहा है बच्चों, ऐसी मनोहर मूर्त ये। तो देखिए मनोहर और मूर्त में क्या आ रहा है, माँ आ रहा है बच्चों, ठीक है। और मनोहर में देखिए रा भी आ रहा है, और ऐसी में देखिए ए भी आ रहा है। तो इसीलिए जहां पर अक्षरों की पुनरावृत्ति हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है, पहचान लेंगे। और पेपर में बच्चों अनुप्रास अलंकार पहचानना बड़ा आसान होता है। जब पद्यांश आता है ना, तो उसमें अलंकार पूछ लेता है कि कौन सा अलंकार है, तो ये अनुप्रास अलंकार पहचानना बहुत आसान होता है, क्योंकि यहाँ पर अक्षरों की पुनरावृत्ति होती है। और अधिकतर पद्यांश ऐसा मिलता है जिनमें अक्षरों की पुनरावृत्ति होती है, मतलब बार बार होती है। जैसे आपने शिवम सर के मुख से ये गाना सुना होगा, जब उनकी क्लासेस आपने किया होगा मैथ या साइंस की, और किया तो है ये भाई, है ना, क्योंकि इसी चैनल पे तो पढ़ाते हैं। सुनेंगे, तुनक तुनक धुन तुन्ना, तुम टॉपर बनोगे मुन्ना, ये सुना है ना, कोई ऐसा अनजान बच्चा नहीं होगा जिसने नहीं सुना होगा। तो अगर हम कहें कि इसमें बताइए कौन सा अलंकार है, कौन सा अलंकार है कि तुनक तुनक धुन तुन्ना, तुम टॉपर बनोगे मुन्ना, तो यहाँ पर तुनुक तुनुक धुन तुन्ना, ता 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 आ रहा है ना, यानी कि ये पुनरावृत्ति हो रही है ना। अक्षर बोले तो वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है मैम, यहाँ पर तुनुक तुनुक धुन तुन्ना क्या आ रहा है भाई, ता आ रहा है ना, पहचान लिए अनुप्रास।